श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज हरित विकास या विषयावरील पहिल्या वेबिनारला संबोधित केलं. देशाच्या प्रगतीसाठी हरित विकास कशा प्रकारे महत्वाचा आहे यावर या वेबिनारमध्ये चर्चा झाली. या अनुषंगाने हरित विकास ही संकल्पना काय आहे, यंदाच्या अर्थसंकल्पात हरित विकासाच्या दृष्टीनं कुठल्या महत्वाच्या योजना अंमलात आणण्यात येणार आहेत, हरित विकास सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीनं कसा महत्वाचा आहे याविषयी आजच्या वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. श्रोते हो, देशात हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतर, पर्यावरणपूरक शेती आणि शाश्वत ऊर्जा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24च्या 7 सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी हरित विकास हा एक आहे. हरित विकास या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आजच्या वेबिनारला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं. हरित विकास आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनात वाढ, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणं आणि वायू आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणं ही भारताच्या धोरणाची 3 मुख्य सूत्र असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. भारताकडे हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगाचं नेतृत्व करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. हरित ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत विकासासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. हरित रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच जागतिक हिताचं ध्येय ते समोर आणतील यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला. ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं. पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना. दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना. और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना. इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं. इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है. इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है. इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है. ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है. साथियों, भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है. ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा. ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है. बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं. विश्व आज अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है. ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेस्टर को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है. ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है. साथियों, 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है. हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में
40% नॉन फोसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीना पहले ही हासिल कर लिया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 25-26 तक पूरा करने का निर्धारित किया। वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा। हमारी सरकार जिस तरह बायोफ्यूल्स पर जोर दे रही है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में सोलर, विंड, बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ऑयल फील्ड से कम नहीं है। फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल सेल्स के निर्माण में भी इन्वेस्टमेंट की अनेक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। फ्रेंड्स, भारत में गोबर से 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और एग्री रेसिड्यू से 1.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन का पोटेंशियल है। इससे हमारे देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 8% तक का योगदान हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रेटेजी का एक अहम कंपोनेंट है। इस बजट में सरकार ने गोबर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे MSMEs के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। गांवों से निकलने वाले एग्री वेस्ट के साथ ही शहरों के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी CBG का प्रोडक्शन उनके लिए बेहतरीन मौका है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इनमें पुलिस जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं। खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस हैं, व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नौजवानों को, हमारे स्टार्टअप्स को सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का भी आग्रह करूंगा। श्रोते हो,
देशातील विविध क्षेत्रातील कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करून ही क्षेत्र हरित क्षेत्र बनवण्यासाठी पथदर्शी आराखडा विकसित करण्याचं काम केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी हाती घेतलं आहे. हरित विकास प्राधान्याने हाती घेतल्यास पर्यावरणाला कशा प्रकारे फायदा होईल याविषयी अधिक माहिती आता जाणून घेऊ प्राध्यापक लोकेश तारळकर यांच्याकडून. हरित विकास म्हणजे पर्यावरणाचं संरक्षण करणारं किंवा पर्यावरणाचं संरक्षण करणारा, निसर्गातली परिसंस्था जपणारा, जैविक अजैविक घटकांचा समतोल राखणारा आणि त्याचबरोबर आर्थिक विकासाचा दर कमी न करता आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास न होऊ देता स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे मानवी जीवनाचा स्तर उंचावणारा असा विकास, म्हणजे ही त्याची व्याप्ती फार मोठी ठरू शकेल. अर्थसंकल्पातल्या तरतुदीची जेव्हा अंमलबजावणी होते, म्हणजे पायाभूत सुविधा तयार केल्या जातात, धोरणं तयार केली जातात, लॉ तयार केले जातात, राज्य सरकारांना तशी निर्देशनं दिली जातात आणि या सगळ्या गोष्टी जेव्हा होतात त्यावेळेला आपण ज्याला ग्रीन कॉन्शियसनेस म्हणतो, म्हणजे पर्यावरणातले जे घटक आहेत, जे जीवाश्मजी इंधन आहेत, त्या इंधनांचा कमीत कमी वापर कसा करता येईल याची जागरूकता, जे घटक नव्याने केले जाऊ शकतात, म्हणजे बायोगॅस असेल, सौर ऊर्जा असेल, पवन ऊर्जा असेल, तर ज्या सगळे ऊर्जेचे हे जे सगळे स्रोत आहेत जे नव्याने निर्माण केले जाऊ शकतात यांचा अधिकाधिक वापर. तसंच सध्या जे बॅटरी ऑपरेटेड व्हेकल्स म्हणतो आपण ज्यांना, जी आपली वाहनं आहेत, अगदी 2 व्हीलर असतील, 4 व्हीलर असतील, ही सगळी वाहनं अधिकाधिक सक्षम कशी करता येतील, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये पर्यावरण पूरक गोष्टी आपल्याला कशा आत्मसात करता येतील आणि कमीत कमी इंधन वापरून जास्तीत जास्त जागरूकता कशी निर्माण करता येईल, या सगळ्यासाठी समाजाला एक भागधारक म्हणून याचा कसा काय समावेश करता येईल, आपण काहीसं या हरित विकासाकडे बघू शकतो. हरित विकास म्हटला की त्याच्याबरोबर येणारे अनेक वेगवेगळे मुद्दे आहेत जे थोड्याफार प्रमाणात भारतात काही बाजारपेठांमध्ये होते. ग्रीन अकाउंटिंग असेल, ग्रीन मार्केटिंग असेल किंवा ग्रीन कॉन्शियसनेस साठी जाणारा सस्टेनेबल टुरिझम असेल, तर अशा या बऱ्याच बाजारपेठांमध्ये हरित विकास भरपूर चालना देणारे. युएनच्या आकड्यांनुसार जगातली साधारण 99% लोकसंख्या ही प्रदूषण असलेल्या हवेत असते, म्हणजे 1% लोकसंख्या फक्त प्रदूषण विरहित हवेचा लाभ घेऊ शकते. ही टक्केवारी कुठेतरी कमी नक्कीच होऊ शकते. भारतासारख्या विकसनशील देशात जिथे पायाभूत सुविधा गरजेच्या असतात, जिथे ऊर्जा खूप गरजेची असते आणि त्याचं कन्झम्पशन म्हणजे त्याची खर्च होणारच आहे, पण मग ती खर्च होणारी जी ऊर्जा आहे ती वेगवेगळ्या स्रोतांमधून कशी मिळेल, जीवाश्म इंधनं कशी वाचतील, पर्यावरणाचा ऱ्हास कमीत कमी कसा होईल आणि जेणेकरून प्रत्येक उद्योगधंद्यात, प्रत्येक वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये जिथे जिथे पर्यावरणाचं नुकसान होतं, ज्या ऊर्जांच्या स्रोताचं पर्यावरणाचं नुकसान होतं किंवा जैव घटकांचं नुकसान होतं, ते कमीत कमी कसं राखता येईल किंवा कमीत कमी कसं करता येईल, त्याचं संतुलन कसं राखता येईल, यासाठी मला असं वाटतं की हरित विकासाची जी पायाभरणी आहे ही अत्यंत उपयुक्त आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पाने दाखवलेल्या तयारीनुसार हरित विकासासाठी येणारी परदेशी गुंतवणूक सुद्धा फार मोठी असेल. श्रोते हो, पर्यावरणाचा विकास सरकार करतच आहे, मात्र आपणही हरित विकासाचा विचार आणि आचार केला पाहिजे. आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या YouTube वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती सहाय्य त्रिशरण कांबळे, लेखन आणि समन्वय प्रिया नारायण जाधव आणि निवेदन दर्शना जोगदनकर.